रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक एक कॉर्नर को कवर करने वाले हैं, चाहे वो एनसीईआरटी का एक सिंपल डायग्राम हो या फिर कोई बॉक्स हो। फिर हम इसी वीडियो में यार सारे टॉपिक के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और कुछ एनिमेशंस का मदद लेकर, हम मिमोनिक्स की मदद लेकर ऐसा बनाने वाले हैं ये चैप्टर कि तुम्हें कुछ भी रटना ना पड़े। वो जो सॉइल वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, जहाँ पे काफ़ी ढेर सारी सॉइल्स होती हैं, वो भी तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा एक भी पॉइंट। ये मेरा प्रॉमिस है। बस ध्यान से इस वीडियो को देखना। वीडियो देखने के बाद चले जाना डिस्क्रिप्शन में, जहाँ तुम्हें मिलेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी। पॉपकॉर्न खाओगी? चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सब जानते हैं, आगे भी देखेंगे भी। रिसोर्सेस का मतलब क्या है? एकदम सिंपल भाषा में, रिसोर्सेस हर वो चीज़ है जिससे हमारा कुछ भी नीड सेटिस्फाइड हो, यानी कि जो हमारे कुछ काम आए। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम फैन चला लेते हैं, पेट्रोल का यूज़ करके हम बाइक चला लेते हैं और आंखों का यूज़ करके हम लड़कियां देख लेते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। रिसोर्सेस की डेफिनेशन पे आ जाओ। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स। सिंपल है, बट आगे कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब इन सब चीजों को कैसे याद करें यार? आगे हमारे पास मिमोनिक, तकैफ याद करो, तकैफ, TACAEF। देखो इतना तो मैं याद है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स, प्रोवाइडेड। अभी जो कंडीशन है इनको याद करने के लिए तकैफ। TA से मतलब है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी चीज़ रिसोर्स तब कहलाएगी जब हम उसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक्सेस कर पाएं, उसे हम पा पाएं। अगर हमारे यूज़ में ही नहीं आ पाएगी, एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, तो उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। फिर C से है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कोई भी चीज़ जो हम बनाएंगे एक्सेस करके, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, लोग उसे एक्सेप्ट कर पाएं। ये नहीं कि तुम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बॉम्ब बना दो, तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा अगर उसका गलत तरीके से यूज़ होगा। फिर EF यानी कि इकोनॉमिकली फीजिबल। तो इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हम बनाएं, उसको बनाने में जो हमारा कॉस्ट या हमारा जो पैसा लग रहा है, उसके बाद जब हम उसको सेल करें या उस चीज़ को यूज़ करें तो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। ये नहीं कि 10 रुपए के सिक्के को निकालने के लिए तुम 50,000 का बुलडोजर खरीद के ले आओ, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। समझ गए हो तुम? रिसोर्स है, उसकी कंडीशंस भी याद करने के लिए मिमोनिक, तकैफ, TACAEF। उसके नीचे यार एनसीईआरटी में है एक डोरिटोस जैसा दिखने वाला डायग्राम। बीच में है ह्यूमन बीइंग और 3 कॉर्नर पे ट्रायंगल के क्या क्या दिया हुआ है? टेक्नोलॉजिकली, फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि नेचर और इंस्टीट्यूशंस। अब ये दिखा क्या रहा है? ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप दिखा रहा है कि कैसे सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? देखो, ह्यूमन बीइंग यूज करता है टेक्नोलॉजी का नेचर से चीज़ें लेने के लिए। नेचर में मान लो तुम्हारे पास पेड़ है, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं पेड़ काटने के लिए या उसके लॉग्स बनाने के लिए। और ये जो रिसोर्स बनाने का प्रोसेस होता है, इसको एक्सेलरेट कौन करता है? यानी कि ये प्रोसेस सही चल पाए, इसको देखने के लिए ह्यूमन बींग्स के पास क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब कुछ आपस में कनेक्ट करके काम करता है, तब जाके बनता है रिसोर्स का अच्छा यूज़। आगे आओगे तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन पढ़नी है। अब रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया जा सकता है, 4 तरीके से हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है यार? ओरिजिन का मतलब किसी चीज की उत्पत्ति, पैदा होना। तो कैसे आ रहा है, कैसे पैदा हो रहा है, उसके लिए 2 टाइप है, बायोटिक और अबायोटिक। बायो वर्ड का ही मतलब होता है लाइफ, तो बायोटिक का मतलब क्या हो जाएगा? जो भी चीज लिविंग हो, और अबायोटिक का मतलब जो भी चीज नॉन लिविंग हो। डेफिनेशन तुम्हें स्क्रीन पे मिल जाएगी और एग्जांपल देखो। बायोटिक रिसोर्सेस जो लिविंग हो, जिसमें लाइफ हो, जैसे कि फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? प्लांट्स, और फाउना का मतलब जितने भी एनिमल्स हैं हमारे पास, फिशरीज, लिव स्टॉक, ये सब कुछ जितने भी जानवर हैं हमारे रिसोर्सेस ही हैं, कई तरीके से यूज आते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? लिविंग वाले बायोटिक रिसोर्सेस। अबायोटिक रिसोर्सेस में जो नॉन लिविंग है बट हमारी मदद करते हैं रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि रॉक्स और मेटल्स। अब ये सारे एग्जांपल्स मैं एनसीईआरटी के ले रहा हूँ कि तुम एनसीईआरटी बुक से रिलेट कर पाओ, साथ में एनसीईआरटी बुक खोल के भी रख सकते हो। नेक्स्ट, किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अरे एग्जॉस्टिबिलिटी, इसका वर्ड का मतलब तुम सब जानते हो, एग्जॉस्ट हो जाना यानी कि खत्म हो जाना। तो अब इस पे हम डिवाइड करेंगे कि कौन से रिसोर्सेज जो खत्म हो जा रहे हैं उसको एक में, और जो खत्म नहीं होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, उसको एक में। तो जो हमेशा चलते रहते हैं उसका नाम दिया गया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यू हो जाना, वापस से नया बन जाना, तो वो होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
जो वापस से नया फॉर्म में ना बन पाए सेम वैसा ही, वो होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये समझो। इससे पहले देख लो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के दो टाइप हैं, कंटिन्यूअस और फ्लो, और एक है बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस और फ्लो वो सारे रिसोर्सेज जो अपने आप से रिन्यू हो जाएं, यानी कि नेचर में अपने आप से रिन्यू हो जाएं, जैसे कि विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी। अब धूप को हमें बनाना नहीं है, वो अपने आप आएगी जाएगी, एक साइकिल चल रहा होता है। उसी तरीके वाटर साइकिल चल रही होती है, क्लास 3-4 में पढ़ रखा है। तो ये हो गए रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कौन सा टाइप, कंटिन्यूअस और फ्लो। और एक दूसरा टाइप होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल कौन से हैं, जैसे कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, जंगल वगैरह, वो हम पे डिपेंड हैं। कैसे डिपेंड हैं, अगर हम पेड़ काट देंगे तो अपने आप से रिप्लेनिश नहीं होंगे, अगर हम बार बार काटते रहेंगे, बट हम उसे उगा भी सकते हैं। उसी तरीके वाइल्ड लाइफ है, जब हम पेड़ लगाएंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे तो वाइल्ड लाइफ भी बढ़ेगी। तो ये हो गए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे होते हैं यार, जो वापस से ना बन पाए, जैसे कि मेटल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गई। अब फॉसिल फ्यूल्स एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम। एक बार तुमने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, चल दिए अपनी गर्लफ्रेंड या जिसकी नहीं हो दोस्त के साथ चले गए, फिर एक ट्रिप करके आए तो वो पेट्रोल खत्म, उसे तुम वापस रिन्यू नहीं कर सकते हो। इसी बेस पे नॉन रिन्यूएबल भी दो टाइप के माने गए हैं, रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल। अब रिसाइक्लेबल वो हैं जिनको कुछ हद तक हम वापस से पा सकते हैं, जैसे कि मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं उनका तुम यूज़ करो, फिर उसको डिस्कार्ड कर दो एक वहाँ पर जहाँ वो रिसाइकल होता है। जैसे कि हम कबाड़ी वालों को बेच देते हैं लोहा, तो वो लोहा ले जाता है, उस लोहे को गला के वापस से हम बनाते हैं, फिर वो हो गया रिसाइक्लेबल। और नॉन रिसाइक्लेबल वो जो वापस से नहीं बन सकता, जैसे कि था पेट्रोल। तो अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में मेन डिफरेंस ये है कि जो चीज़ खत्म हो जा रही है वो चीज़ आ जाएगी नॉन रिन्यूएबल में, और जो चीज़ खत्म नहीं हो रही है वो आ जाएगी रिन्यूएबल में। जैसे कि विंड एनर्जी, सनलाइट, सब खत्म नहीं हो रही है तो ये रिन्यूएबल में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या तरीका है रिसोर्सेस क्लासिफाई करने का, ओनरशिप। तेरी बंदी या मेरी बंदी, इस बेस पे हम डिवाइड करने वाले हैं। ओनरशिप के बेस पे यार 4 तरीके के होते हैं, आसानी से समझ जाओगे। पहला इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी, तीसरा नेशनल और चौथा इंटरनेशनल। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहला इंडिविजुअल, यानी कि वो रिसोर्सेस जिसपे किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का अधिकार हो, जो सिर्फ उसका हो। जैसे कि अगर तुम अपने घर में रह रहे हो तो वो घर सिर्फ तुम्हारा है। गांव में अगर किसी का कुआं होता है तो लोग कहते हैं वो ठाकुर साहब का कुआं है, तो वो ठाकुर साहब का कुआं है, उनका खुद का है, वो उसको ओन करते हैं। भले वो उसमें पानी भर लेने को अलाउ कर दें, बट वो उनका खुद का कुआं है। और कई कई जगह पे गांव में फार्मर्स जो होते हैं उनके पास जो लैंड होता है वो भी उनका खुद का माना जाता है। भले ही गवर्नमेंट उनसे उस लैंड का टैक्स ले रही होती है, बट वो प्राइवेटली अगर ओन किया गया है, उस पर कोई तुम पब्लिक चीज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि पब्लिक पार्क होता है जहाँ तुम और तुम्हारे काफ़ी दोस्त जाके बैठ सकते हैं, वो पब्लिक हो गई। बट अगर किसी का खेत है, उसमें कोई खेती कर रहा है, तो उसमें जाके नहीं बैठ सकते हो, वो प्राइवेटली ओन किया गया है। तो ये हो गए इंडिविजुअल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल प्लांटेशन, पैस्चर लैंड। पैस्चर लैंड का मतलब होता है जहाँ पे गायें चरने आती हैं। पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स, यानी कि कुआं। अगला कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। अब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में वही पार्क वाला एग्जाम्पल, जैसे कि जो पार्क्स हो गए और विलेज में जो ओपन एरियाज होते हैं, जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड। जैसे कि ओपन एरिया किसी का है, वो ज़मीन अभी तक किसी ने नहीं खरीद रखी है, तो वैसे खुला होता है, उस पर अलग अलग ग्रासेस उगी होती हैं, जहाँ पर सबके जानवर जाके शाम को डिनर करते हैं या फिर लंच करते हैं। अब कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज की जो डेफिनेशन है वो तुम्हारे सामने है, सारी डेफिनेशन नोट्स में भी मिल जाएगी। इतना डिटेल में पूछता नहीं है, बट जब तुम रिवाइज करोगे तो सारी डेफिनेशन देख लोगे। एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स, ये सब कुछ आ जाता है कम्युनिटी ओन्ड में, कि एक कम्युनिटी ओन करती है, कोई भी जाके उसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट, नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होगा, जो हमारा जिसपे कंट्री का लीगल पावर हो। अब कैसी है ये लीगल पावर, आओ चलो देखते हैं। जो भी चीज़ कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आती है। अब हम सब ने यार बचपन में या फिर 1-2 साल पहले 1 रुपए का, 2 रुपए का पॉलिटिकल मैप खरीदा होता है। क्या होता है पॉलिटिकल मैप में, बाउंड्रीज बनी होती हैं। तो जो ये कंट्री की बाउंड्री है ना, आउटलाइन वाली, तो उस आउटलाइन के अंदर जो भी चीज़ें आती है, जो भी लैंड, माउंटेन, प्लेट्यूस, जो भी आ रहा है, वो सब नेशनल रिसोर्स माना जाएगा। बट अब हम वाटर कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि जैसे इंडियन ओशन है वो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, तो वो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा कितना एरिया हमारा है। तो वहाँ पर एक रूल डिसाइडेड है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है फ्रॉम दी कोस्ट, यानी कि जो बीच होते हैं, जो बाउंड्री होती है, वहाँ से जो ओशन है उसका 22.2 किलोमीटर तक का एरिया क्या कहलाता है,
टेरिटोरियल वाटर, यानी कि उस देश का वाटर, तो वो हो जाएगा वहां तक जितनी भी चीजें हैं उतने वाटर में, उतने ओशन में जो भी चीज कोरल रीफ्स या कुछ भी तुम उगाओ वो सब कुछ तुम्हारा कहलाएगा, वो सब कुछ नेशनल रिसोर्स में काउंट किया जाएगा। और याद रखना, जो भी चीज़ हम प्राइवेटली भी ओन करते हैं, अगर तुम्हारा कोई खेत है कुछ भी है, वो सब कुछ नेशनल रिसोर्स के अंदर आ रहा है, जो भी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हो और 22.2 किलोमीटर वाटर फील्ड के अंदर हो, वो सब नेशनल रिसोर्स है। गवर्नमेंट जब भी चाहे तुम्हारी प्राइवेट चीज़ों को तोड़ फोड़ सकती है। वहां से अगर उसको ब्रिज बनाना है तो वो ब्रिज बनाएगी, मेट्रो बनाना है तो तुम्हारा घर तोड़ के मेट्रो बनाएगी। ऐसा कई जगह पे हो भी रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये समझने से पहले एक बार समझो क्या होता है EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो अभी हमने देखा था कि जो बाउंड्री होती है कोस्टल रीजन की, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, उस बाउंड्री यानी कि बीच से लेकर जो ओशन 12 नॉटिकल माइल्स तक रहेगा, वो तो हमारा टेरिटोरियल कहलाएगा, उस पर एक कंट्री का हक होगा। बट एक जोन डिसाइड किया गया है जो कि है 200 नॉटिकल माइल्स का। एक बाउंड्री से लेकर एक देश के 200 नॉटिकल माइल्स इतने एरिया में, यानी कि 230 माइल्स तक में क्या होगा, वो कहलाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और अब इसके आगे जो भी रीजन पड़ेगा, इसके आगे जो भी ओशन का एरिया है, जो भी चीजें हैं, वो रहेगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आ जाएगा। उसके आगे जो भी ओशन है, उसके अंदर जो भी चीजें हैं, उसको कोई भी नहीं यूज कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल कंट्री यूज नहीं कर सकती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल कहलाएगा। और उसका यूज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जब मिलकर डिसाइड करेंगे अलग अलग देश, तभी किया जा सकता है। तो आई होप तुम ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज समझ गए होगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन, पहला ओरिजिन, बायोटिक अबायोटिक, फिर रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, जो एग्जॉस्टिबिलिटी पे डिपेंड कर रहा था, फिर ओनरशिप पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल, इंटरनेशनल। अब एक येलो बॉक्स है जिसको कई लोग इग्नोर कर देते हैं, बट इग्नोर मत करो। इस येलो बॉक्स में एनसीईआरटी के इतनी सी बात बताई गई है कि इंडिया को राइट मिला है कि वो मैंगनीज नोड्यूल, यानी कि मैंगनीज जो हमारा वो होता है मेटल, उसको हम एक्वायर कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं उसकी, इंडियन ओशन का जो एक्सक्लूसिव जोन है जो डिसाइड किया गया था, उसके आगे तक भी हम कर सकते हैं। ऐसा बस इंडिया को दिया गया है अधिकार कि इंडियन ओशन का जो एक्सक्लूसिव जोन है उसके आगे तक भी हम माइनिंग कर सकते हैं मैंगनीज की। आगे अगला स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे हम डिवाइड करेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक और रिजर्व। काफी ध्यान से देखो, काफी इजी है। पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी कि उसमें एक पोटेंशियल है, कुछ कर दिखाने की क्षमता है। अब इसी वर्ड क्षमता से इसे याद रखना है, यानी कि पोटेंशियल है इसके अंदर। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें पता है कि हाँ यहाँ पर है पोटेंशियल अच्छी खासी, क्या हम उसका यूज करके कर सकते हैं एनर्जी जनरेट या जो भी हमें करना है, बट अभी तक हमने उसका यूज नहीं किया है। मिल गए हैं बट अभी तक यूज नहीं किया है, तो वो कहलाएंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, मिल गए हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, वेस्ट साइड के जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप होती है। सब जानते हैं राजस्थान में काफ़ी अच्छी धूप आती है, बट वहाँ पर जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, उतना अच्छा अभी हमने वहाँ पर डेवलप नहीं किया है। तो हमें पता है कि यहाँ पोटेंशियल है, फ्यूचर में यूज़ उसका हो सकता है। अगला है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड का मतलब तुम सब जानते हो, जो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो। और जो भी चीज़ डेवलप्ड होती है उसका दबा के यूज़ होता है। इसी तरीके से याद रखना है, जो भी चीज़ डेवलप्ड होती है उसका दबा के यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए डेवलप्ड है, वहाँ पर अलग अलग कंट्रीज से लोग जाके अपनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस खोलते हैं, ऑफिसेस खोलते हैं। अब डेवलप्ड चीज़ों का यूज़ हो रहा है, तो वैसे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, ये सब चीज़ डेवलप्ड हो चुकी है, इनका काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है। डेफिनेशन क्या होगी, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, यानी कि सर्वे हो चुके हैं और अच्छी तरीके से यूज़ भी किया जा रहा है। अगला है अच्छे से समझने वाली चीज़, स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक शॉप है, मान लो उसके अंदर स्टॉक रखा हुआ है। स्टॉक में अगर कोई सामान, कोई आता है कस्टमर लेने, तो जो दुकान में 100 पीस पे लगा है वो तो दे दिया, बट अगर और सामान चाहिए ज़्यादा मात्रा में, तो क्या बोलता है शॉप ओनर कि अभी माल स्टॉक में रखा है, रुको मंगवाता हूँ। अब पढ़ो इसकी डेफिनेशन, मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। यानी कि वो रिसोर्सेज अवेलेबल तो है एनवायरनमेंट में, बट हमारे खुद के ही पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं बन पाई है कि हम उसको एक्सेस कर पाएँ। स्टॉक में माल तो रखा है, बट कोई मजदूर हमारे पास नहीं अवेलेबल है जो स्टॉक में जाए, वहाँ से सामान लेकर ऊपर तक ला पाए, दुकान तक।
अब इसमें और पोटेंशियल रिसोर्स में कंफ्यूज मत होना। पोटेंशियल रिसोर्स वो था जिसके अंदर पोटेंशियल हो, हमें पता भी है, बस हमने अच्छी तरीके से डेवलपमेंट किया नहीं है। डेवलपमेंट एक बार हो गया तो राजस्थान, गुजरात ऐसी जगहों से हम अच्छे तरीके से सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ले पाएंगे। बट जो स्टॉक है ये हमें पता है कि हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक बनी ही नहीं है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होता है वाटर, और हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग भी कर लेते हैं। बट जो हाइड्रोजन है उसको अलग तो कर लिया, बट हमें ये नॉलेज नहीं है कि हाइड्रोजन को कैसे एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ कर सकें। हम सबको पता है हाइड्रोजन में काफ़ी एनर्जी है, एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है, बट अभी तक इसका कोई टेक्नोलॉजिकल तरीका नहीं निकला कि कैसे उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें। जैसे अब CNG यूज़ हो रहा है, LPG यूज़ हो रहा है, वैसे हाइड्रोजन भी शायद फ्यूचर में यूज़ हो, बट अभी तक हमने ऐसा नहीं ढूंढ निकाला है। अगला कैटेगरी है रिजर्व्स। रिजर्व क्या होता है? हम सबको पता है, बाइक कार जो भी लोग चला रहे हैं, स्कूटी वाली दीदी को भी पता होगा कि रिजर्व पे लग जाता है वो जो मार्क होता है पेट्रोल का, तो वो रिजर्व पे लगने का मतलब होता है कि ये पेट्रोल हम बचा के रखते हैं। उसी तरीके का है रिजर्व रिसोर्सेज आर दिस सबसेट ऑफ दिस स्टॉक, सबसेट है विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एक्सिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। नो का मतलब नॉलेज। अब ये वो रिसोर्सेज हैं जिसको हम अपने नॉलेज की मदद से यूज़ कर सकते हैं, इतने हमारे पास टेक्निक्स हैं, बट अभी भी हमने इसका यूज़ स्टार्ट नहीं किया है, इसको रिजर्व के तरीके रखा है। जैसे हम रिजर्व पेट्रोल बचा के रखते हैं, जैसे कि वाटर तो हमारे पास कई रिवर्स में है, बट कई कई जगह पर ही वो हमने सेटअप कर रखा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। वो सब जो कंस्ट्रक्शन होता है, कई जगह पर ऐसी रिवर्स भी मिल जाएंगी जहाँ पर कोई ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने नहीं बना रखा है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, रिजर्व हो गया। जहाँ जहाँ पर हमने नहीं बनाया है वो सारी नदियाँ हमारे लिए हो गई कि हम आगे फ्यूचर में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो समझ गए तुम कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में भी क्या है, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व, ये 4 एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं। बाकी सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नोट्स में मिल जाएगा। अब यहाँ तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा है, आओ इस पर कुछ बने गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला यार वही कि वाटर रिसोर्सेज डिफाइन करना है, तो डेफिनेशन में तुम्हें याद करने के लिए बताया था मिमोनिक तकैफ, TACAEF। नेक्स्ट कि अब जो हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ा है वैसे पूछ सकता है कि पहले डिफाइन कर दो ओनरशिप पे, तो ओनरशिप पे 4 होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। फिर उसके बाद अगर पूछ लेता है डेवलपमेंट किस पर, किस बेस पे, डेवलपमेंट की बेस पे, तो क्या क्या रहेगा, पोटेंशियल, स्टॉक, डेवलप्ड, रिजर्व। इतने क्वेश्चन आ सकते हैं अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है डेवलपमेंट, यानी कि अब रिसोर्सेज हमने पढ़ लिया है, अब इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब कुछ। तो पहला ही क्वेश्चन कि डेवलपमेंट क्यों करना है, जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसको डेवलप क्यों करना है, डेवलपमेंट क्यों करना है। तो रीजन इसके 3 हैं, 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि उसको हम डिटोरिएट कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स की ग्रीड को। अब देखो यार, कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं हमारी सोसाइटी में, तो कुछ जो अमीर लोग हैं, अल्ट्रा रिच लोग, वो लोग को काफ़ी ज़्यादा चाहिए। जैसे कि जो फैक्ट्री वाले हैं वो लोग हैं, तो वो लोग अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, अपना ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़बरदस्ती अर्थ में माइनिंग करते हैं और मिनरल्स निकालते हैं, जो कि इलीगल होता है एक तरीके से, और उसी की वजह से ज़्यादा रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अब तुम जहाँ पर कम माइनिंग होनी चाहिए थी एक लिमिट तक, वहाँ ज़्यादा माइनिंग कर दोगे अर्थ में, तो वहाँ के जो मिनरल्स हैं वो बिल्कुल डिप्लीट, बिल्कुल वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, जो सेव्ड होने चाहिए थे एक अच्छी डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो आगे हम देखेंगे। अगला पॉइंट है, कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा, मैं सबके घर में 3-3 नल लगा देने वाला। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। तो अब जैसे बाबूराव कह रहा है कि मैं 3 नल लगवा दूंगा, तो ये क्या हो गया कि रिसोर्सेज का कुछ हैंड्स में ही चला जाना। अब जैसे जो बाबूराव कह रहा है कि 3 नल लगवा दूंगा, गर्म पानी, ठंडा पानी और एक बिना पानी वाला, वो कब लगवा पा रहा है, जब उसके पास वाटर रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, जब उसके पास वाटर की सप्लाई है उतनी ज़्यादा। तो कहीं कहीं पर वाटर सप्लाई काफ़ी अच्छी होती है, कहीं कहीं पर नहीं होती है। तुमने देखा होगा कि शहरों में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट गांव में इलेक्ट्रिसिटी कटी हुई होती है। तो ये क्या हो गया कि रिसोर्सेज का कुछ ही हैंड में चले जाना, रिच और पुअर में डिवाइड हो जाना, कुछ लोग के पास ज़्यादा हो जाना रिसोर्सेज, कुछ लोग के पास कम, तो ज़्यादा वाले ज़्यादा यूज़ करेंगे और कम वालों को मिल ही नहीं पाएगा। इस वजह से ये सब चीज़ों को हटाने के लिए ही डेवलपमेंट जरूरी है। अगला पॉइंट, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। क्या मतलब है इसका यार, इकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, इकोलॉजी यानी कि कैसे सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से, पूरा एनवायरनमेंट। अब इकोलॉजिकल क्राइसिस यानी कि जो सब कुछ कनेक्टेड है पूरा नेचर, उसमें क्राइसिस आ जाए, उसमें क्या हो जाए,
डेटोरिएशन हो जाए, खराब होने लग जाए। कैसे हो रहा है ये? इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन से। अब रिसोर्सेस कई लोग ज़्यादा जब यूज़ करने लग जाएंगे तो क्या होगा वहाँ पर? ग्लोबल वार्मिंग होगी, ओजोन लेयर की डिप्लीशन होगी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा। तो ये सब की वजह से सिर्फ उनके एरिया का नुकसान नहीं हो रहा है। अगर एक एरिया पे वो ऐसा करके कोई भी चीज़ कर रहे हैं, एक एरिया की ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो वो काफ़ी तरीके से पूरे नेचर को इम्पैक्ट करेगी, पूरे के पूरे इकोलॉजी को खराब करेगी। तो क्या होगा? इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो 3 पॉइंट कौन कौन से थे? पहला, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लीशन हो जाए रिसोर्सेज का फॉर सेटिस्फाइंग ग्रीड, कुछ लालची लोगों की वजह से। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, यानी कि सिर्फ कुछ हाथों को मिले रिसोर्सेज, कुछ लोगों को ना मिले, जैसे कि गांव में लाइट ना आना। फिर तीसरा पॉइंट, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, ये सब की वजह से क्या हो रहा है? तीसरा पॉइंट, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो ये 3 पॉइंट तुमने समझा। अब इन सबको हटाने के लिए क्या करना होगा? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? इक्विटेबल यानी कि बराबरी से बांटना रिसोर्सेज को। सबके पास अगर बराबरी से रहेगा तो सब लोग अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे, ना किसी के पास ज्यादा ना किसी के पास कम। अब ये चीज करने के लिए हमें क्या करनी होगी? रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी की काफी इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्स प्लानिंग यार इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस के लिए। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेन करना, यानी कि लंबे समय तक चलना। तो अगर लंबे समय तक एग्जिस्टेंस रखना है सारी लाइफ फॉर्म्स का, उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग करनी होगी। और ये प्लानिंग को हम नाम दे रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब मैंने बताया कि जो चीज़ लंबे समय तक सस्टेन करे, यानी कि लंबे समय तक चले। अब वैसा डेवलपमेंट हम कैसे करें जो लंबे समय तक चले? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हम ऐसा डेवलपमेंट करें जिससे जो अभी का एनवायरनमेंट है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वो डैमेज ना हो। उसी के साथ साथ हम प्रेजेंट की नीड को सेटिस्फाई भी करते रहें और फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें, कि हम जो अभी की चीज़ें हैं उसको बर्बाद ना करें, एक ऐसी तरीके से यूज़ करें कि जो फ्यूचर है ना यार, फ्यूचर की जनरेशन, उनके लिए भी बचा रहे। इसकी डेफिनेशन देख लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, अभी की चीज़ें बर्बाद ना हो। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, कि जो अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ऐसा डेवलपमेंट ना कर दें कि फ्यूचर जनरेशन के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। जैसे कि अगर हम माइनिंग कर रहे हैं, कहीं पे मिनरल्स निकाल रहे हैं, तो इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना कर दें, ज़्यादा मिनरल्स ना निकाल दें कि आगे वाली जनरेशन माइनिंग कर ही ना पाए, मिनरल्स बचे ही ना अर्थ में। वो चूना लगा दिया। तो तुम्हारी वाली की तरह धोखा नहीं देना आने वाली जनरेशन को। अगला एक बॉक्स आता है एनसीईआरटी में, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। अब यार हम जैसे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं वैसे कभी कभी कंट्रीज भी पार्टी ऑर्गेनाइज करती हैं। तो कंट्रीज क्या, 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज मिली थी। कहाँ पे? ब्राज़ील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर ओलंपिक्स भी हुआ है, हम सब जानते हैं। वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा देश जाकर मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं? कोई रीज़न होगा। तो रीज़न है उसका एजेंडा 21। अब ये एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 यार एक डेक्लेरेशन साइन हुआ था वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा। जितने भी वर्ल्ड के अलग अलग लीडर्स हैं, कहीं का यूएस का प्रेसिडेंट हो गया, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, कनाडा का लीडर, सब लोग जाके साइन करते हैं। कहाँ पर? यूएनसेड में। यूनाइटेड नेशंस वाले ही रखते हैं ये सब पार्टी, जानते ही हो। तो उसका फुल फॉर्म है यूएनसेड का, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो एनवायरनमेंट वाला जो डिपार्टमेंट है यूएन का, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वहाँ पे एजेंडा 21 साइन होता है। और उस एजेंडा 21 में क्या रहता है कि कैसे सारे देश मिलके एनवायरमेंटल डैमेज से लड़ेंगे, गरीबी से लड़ेंगे, डिजीजेस से लड़ेंगे। कैसे? ग्लोबल कोऑपरेशन से, सब लोग मिलजुल के जब काम करेंगे और एक दूसरे की नीड्स को समझेंगे, कोई भी ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा, सबके लिए मिलाकर हम बराबरी से यूज़ करेंगे। और इसका एक ऑब्जेक्टिव था, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। ये लाइन का मतलब क्या है? देखो यार, सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स हम साथ में देख रहे हैं। इस लाइन का मतलब है कि उसका ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का कि हर एक देश अपना खुद का एक प्लान बनाए जिससे ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो पाए, कि एनवायरमेंटल डैमेज ना हो, पुअर्टी ना हो, डिजीज ना फैले, ये सब कुछ। तो जैसा पार्टी में डिसाइड हुआ कि सब देश अपना अपना खुद का प्लान बनाएंगे, बिना लड़े झगड़े इंडिया ने भी अपना खुद का प्लान बनाया। आओ देखते हैं इंडिया का प्लान। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया के प्लान को समझना है तो उसके पहले समझो इंडिया का प्लान बनाएगा कौन यार? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। अब ये मैंने जानबूझ के बोला है, तुम्हें एक चीज जानने के लिए, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर आता है IPM। ये IPM से तुम याद रखोगे कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, तो IPM इस लेटर से याद रखोगे। I से यहां पर हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, P से होगा तुम्हारा प्लानिंग स्ट्रक्चर, और M से तुम्हारा हो जाएगा मैचिंग।
आओ तीनों चीज समझते हैं। पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे रिसोर्सेज हैं अक्रॉस द रीजन्स ऑफ कंट्री, क्योंकि यार पूरे कंट्री में एक जैसे रिसोर्स नहीं होते हैं। जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है, मिनरल्स, कोल, ये सब कुछ। बट कुछ कुछ एरिया जहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं है, जैसे कि लद्दाख, ऐसे रीजन्स में ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं पाए जा रहे हैं, ज़्यादा मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन कि कहाँ पे किस टाइप के रिसोर्स हैं। जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे मिनरल्स है, कोल डिपॉजिट है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, वाटर रिसोर्सेज हैं काफ़ी अच्छे। उसी तरीके हमने बताया था अभी पहले कि वेस्टर्न पार्ट्स में, राजस्थान, गुजरात में क्या है, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी काफ़ी अच्छी है। तो कर लिया हमने आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो अभी हमने कर लिया है। अगला, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology skill and institutional setup। अब आइडेंटिफाई कर लिया, बट कैसे वो सब रिसोर्सेस को हमें यूज़ करना है, एक्सेस करना है, उसके लिए क्या करना होगा, टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए प्लानिंग करनी है, सेकंड स्टेप। अब इस प्लानिंग में सब कुछ हमें देखना है कि कैसे कैसे करेंगे। जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज हैं, बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। उसी तरीके जैसे कि अगर हमारा वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है, बट वहाँ पर भी डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट करना है। कई कई जगह पर वाटर काफ़ी अच्छा अवेलेबल है, तो वहाँ पर हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्लांट्स वहाँ पर बनाने होंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्लान बनाना। एक लास्ट स्टेप है MIPM। एम से है मैचिंग। मैचिंग का मतलब है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया, मान लो तुम्हें चाहिए मिनरल एक जगह से, अब तुमने चलो आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे मिनरल है, तुमने प्लान भी बना लिया कि हाँ यार इसको मैं माइनिंग कर लूंगा, खोद के निकाल दूंगा मिनरल। बट लास्ट स्टेप का ध्यान रखो, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। जो प्लान तुमने बनाया है वो नेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान से मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारा प्लान नेशन के डेवलपमेंट प्लान से उल्टा चला जाए, कि यहाँ पूरे देश का प्लान है कि हमें एक अच्छी तरीके से कोल पेट्रोलियम निकालना है, वहाँ पर मेट्रो डिज़ाइन करनी है कि मेट्रो का प्लेटफॉर्म जा सके, और तुम वहाँ पर अपना हाइड्रो का प्लांट लगाने जा रहे हो। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो दोनों प्लांट में कंट्राडिक्शन आ जाए। तो ये है तुम्हारे 3 स्टेप, जो याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। एंड नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट नोट कि ये सब करते वक्त हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि रिसोर्सेज प्लानिंग के वक्त हम ऐसा ना करें कि ओवर यूज़ करें। तो उसके लिए क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्व करना मतलब कि सेव करना, कि रिसोर्सेज हमें सेव भी करना है साथ साथ, क्योंकि हमारा क्या प्लान था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि अभी की तो नीड सेटिस्फाई करनी है बट फ्यूचर के लिए भी सेव करना है। तो क्या करना होगा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को बचाना होगा, ताकि इरेशनल कंजम्पशन ना हो कि कुछ लोग ज़्यादा यूज़ करें, कुछ लोग कम, ओवर यूटिलाइजेशन ना हो, ज़्यादा यूज़ ना कर लें, क्योंकि ये सबसे क्या हो सकता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसी पर गांधी जी की काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन थी, क्या, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनी बडीज ग्रीड। कि हमारे अर्थ पे इनफ है, काफ़ी कुछ है सबकी नीड के लिए, सबकी नीड सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी भरा पड़ा है। बट अगर किसी की ग्रीड को सेटिस्फाई करने लग गए, किसी एक की भी ग्रीड को, तो वो नहीं हो पाएगा काम। कि अगर किसी एक की ग्रीड को सेटिस्फाई करेंगे तो सब कुछ उसको देने लग जाएंगे, तो सबकी नीड्स जो बची है ना वो पूरी नहीं हो पाएंगी। और गांधी जी ये भी कहते हैं कि ग्रीडी और सेल्फिश पीपल और एक्सप्लॉयटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल। कि ये जो रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है, इसका रूट कॉज, मेन कारण क्या है, पहला सेल्फिश इंडिविजुअल्स, जो लोग खुद के लिए सिर्फ चाहते हैं वो, और दूसरा एक्सप्लॉयटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यार, जितना तुम माइनिंग करते जाओगे मशीन से उतनी माइनिंग होती जाएगी, उसको नहीं पता है कि कितने पे जाके रुकना है, हमें खुद को पता होना चाहिए। तो ये 2 कारण है हमारे मेन रिसोर्सेस डिप्लीशन का। और गांधी जी के सारे ख्यालात को किसने, स्क्रू मैचर ने, इस बंदे ने अपनी बुक में बताया था, जिस बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। आगे ये रिपब्लिश हुई थी किस नाम से, आर कॉमन फ्यूचर। ये सब देख रहे हो, ये सब डिटेल्स एनसीईआरटी के बॉक्सेस में है जो तुम मिस कर देते थे, बट एमसीक्यूज आ सकते हैं इस बार कि उस बुक का नाम बताओ, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल रिपब्लिश होकर क्या नाम हो गया, आर कॉमन फ्यूचर। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी हमने देखे भी। यही सब क्वेश्चन आएंगे कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे करनी है। इंडिया की रिसोर्स प्लानिंग के पॉइंट्स 3 रहेंगे, बताया था मैंने, IPM। सिर्फ पॉपकॉर्न के पैसे देने हैं यार, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्विज़ेस, मेरा मतलब क्विज़ेस फ्री में इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। लैंड रिसोर्सेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लैंड, क्योंकि सब कुछ ही तो लैंड पे यार। अब लैंड में सब कुछ आ जाता है। देखो ये पाई चार्ट, गोला, इसमें डिवीजन होता है, उसी को हम पाई चार्ट बोलते हैं।
जिसमें है 43% प्लेन्स। प्लेन्स यानी कि एकदम प्लेन जगह जहाँ पर बिल्कुल फ्लैट सरफेस हो, अधिकतर वहाँ पर हम रहते हैं, ह्यूमन कॉलोनाइजेशन होता है। अगला 30% है माउंटेन्स। माउंटेन्स को इमेजिन करो जैसा हम ड्रॉ करते हैं, कोन शेप में, बिल्कुल ट्रायंगुलर, ऊंची ऊंची जगह। अगला 27% बचा हुआ है प्लेट्यूज। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है यार देखो, थोड़ा सा उठा हुआ जैसे माउंटेन्स होते हैं बट टॉप से फ्लैट, ऐसी लैंडफॉर्म्स को कहते हैं प्लेट्यूज। अब इन तीनों एरिया का है ये डिवीजन, लैंड का डिवीजन है कि 27% ये, 43 ये, 30 ये। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हमने यूटिलाइज कर रखा है इन चीज़ों को। यूटिलाइजेशन, लैंड यूटिलाइजेशन। अब इसका कैसा कैसा डिवीजन है? 5 डिवीजन। पहला फॉरेस्ट, दूसरा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जहाँ पर कल्टीवेशन खेती ना हो रही हो। तीसरा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, कि ऐसी और जगह है जहाँ पर कल्टीवेशन ना हो रहा हो। चौथा फैलो लैंड्स, ये भी देखेंगे क्या होता है। और पांचवा है नेट सोन एरिया, ये भी देखेंगे। आओ शुरू करते हैं पहले चीज से, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट तो यार लैंड यूटिलाइजेशन में ही हमारे आता है। क्यों लैंड यूटिलाइजेशन में आ रहा है? क्योंकि हम फॉरेस्ट का यूज करते हैं। एक अच्छा खासा परसेंटेज फॉरेस्ट में आता है क्योंकि हम फॉरेस्ट से काफ़ी चीज़ें एक्वायर करते हैं, फ्लोराज, फाउनाज यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स। अगला है सेकंड पॉइंट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। वो जगह जहाँ पर कल्टीवेशन ना हो रहा हो। तो कल्टीवेशन क्यों नहीं हो रहा होगा? वो जगह या तो बैरन होगी या तो वेस्ट लैंड होगी। बैरन और वेस्ट लैंड का मतलब होता है बंजर ज़मीनें, खराब ज़मीनें जहाँ पर खेती ना करी जा सकती हो। तो एक या तो ये जगह होगी, ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन होगी वो ऐसी जगह होगी जो हमने नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में डाल दिया होगा। एक तो रीज़न मजबूरी हो गई कि वहाँ पर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, दूसरा हमें खुद से नहीं करनी क्योंकि हमने वहाँ पर क्या बनाए रखा है? बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, फैक्ट्रीज हैं। भाई देश में इतनी चीज़ें होती है, मेट्रो चल रही है, ट्रेन चल रही है, ये सब चीज़ें बना रखी है। तो वो क्या हो जाएगा? लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। देन नेक्स्ट डिवीजन क्या था? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब ऐसे कुछ लैंड जहाँ पर कल्टीवेशन ना हो रही हो, तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे? देखो 3 कंडीशन हो सकती है। पहला परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड का मतलब होता है कि जहाँ पर कैटल्स जाके ग्रेज कर सके, घास खा सके, जहाँ पे चारा उगाया जा रहा हो, ऐसी जगह हो गई। तो वहाँ हम खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए, जानवरों के लिए चारा उगा रहे हैं। अगला कंडीशन हो सकता है कि ऐसा लैंड हो जो नेट सोन एरिया में ना होता हो, जहाँ पर मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स हो। मिसेलेनियस का मतलब यही होता है कि जो अजीब सी चीज़ें हो, मिसेलेनियस हो, जो कि जो जैसी होनी चाहिए वैसी ना हो, यानी कि जिसको कल्टीवेशन ना हो उस चीज़ का। जैसे जो जंगली पेड़ वेड़ उगाते हैं ना कहीं के पे, वो जो होती है रोड साइड पे या फिर हम हाईवे पे चल रहे हैं उसके साइड पे, तो वो आ जाता है मिसेलेनियस एरिया में। और अगली कंडीशन हो सकती है वो हो तुम्हारा कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये क्या होता है? कल्चरेबल वेस्ट लैंड होता है ऐसा लैंड जो हमने 5 एग्रीकल्चर ईयर से ज़्यादा वहाँ पर कल्टीवेशन ना की हो, तो वो अब वेस्ट लैंड बन चुका होता है। 5 साल से ज़्यादा वहाँ पर कल्टीवेशन ना हुई हो तो एक वेस्ट लैंड बन जाएगा। देन अगला क्या है कैटेगरी? अगली कैटेगरी है फैलो लैंड्स। ये सब कैटेगरी तुम्हें रटनी नहीं है यार, इससे क्वेश्चन कभी भी नहीं आया आज तक। बस तुम्हें समझना है एक चीज़ की डेफिनेशन, जैसे कि 1 मार्कर या 2 मार्कर में आ सकता है कि व्हाट इज फैलो लैंड। तो समझो फैलो लैंड क्या होता है? ऐसा लैंड जो 1-2 सीजन के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया हो, सिर्फ 1 या 2 सीजन के लिए। जो 5 साल से ज़्यादा छोड़ दिया जाए उसको क्या बोलेंगे? कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अब जो 1-2 सीजन के लिए छोड़ दिया जाए उसे क्या बोलते हैं? फैलो लैंड। अब इसके अंदर क्या है? 2 चीज़ें हैं, 2 कैटेगरी। पहला करंट फैलो। करंट फैलो का मतलब होता है ऐसे एरिया जिसको 1 या 1 से कम एग्रीकल्चर ईयर के लिए छोड़ा गया हो। द लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। तो अगली कैटेगरी क्या है? अदर देन करंट फैलो, जो बाकी बचे हुए हो गए, यानी कि ऐसे अनकल्टिवेटेड लैंड जो 1 से लेकर 5 एग्रीकल्चर ईयर तक छोड़ दिए गए हों। यार समझो, छोड़ने वाली बात हो रही है, सब एक दूसरे को छोड़ दे रहे हैं यार। हम लोग क्या छोड़ रहे हैं यहाँ पे? लैंड्स, जमीन को छोड़ दे रहे हैं, कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम 1 साल या उससे भी कम समय के लिए छोड़ते हैं तो वो आ जाता है करंट फैलो। 1 से 5 साल के लिए छोड़ते हैं वो आ जाता है हमारा अदर देन करंट फैलो लैंड। और अगर 5 साल से ज़्यादा के लिए छोड़ दी तो वो जाता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। नेक्स्ट कैटेगरी है नेट सोन एरिया। ये है एरिया जो हम यूज करते हैं। नेट सोन एरिया, सोन का मतलब होता है बोना। तो अब ऐसा एरिया जहां पे हमने कल्टीवेशन की हो फाइनली। तो नेट सोन एरिया की डेफिनेशन होती है एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। अब एरिया जो ऐसा एरिया हो जो 1 से ज़्यादा बार उसमें प्लांटेशन की जाए एक ही साल के अंदर। जैसे कि यार देखो कुछ सीज़न होता है, इस सीज़न में राइस होता है, उस सीज़न में वीट होता है, बाजरा होता है। तो हर तरीके से हर 1 साल के अंदर 1 से ज़्यादा बार अगर हम खेती करें किसी लैंड पे तो वो किस में काउंट किया जाएगा? नेट सोन एरिया में। अब एक और चीज़ समझो, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है?
नेट सोन एरिया को जब हम काउंट करते हैं तो उसको एक बार गिनते हैं। जैसे कि अगर तुमने एक साल में एक से ज़्यादा बार भी खेती की एक लैंड पे, मान लो ये एक लैंड है, इसमें तुमने एक साल में 3 बार खेती की है, 3 बार अलग अलग चीज़ें उगाई है, तो भी हम इसको एक काउंट करेंगे। इस पूरे लैंड को चाहे तुम जितनी भी बार कल्टीवेशन करो, हम इसको एक काउंट करेंगे नेट सोन एरिया गिनते वक्त। अगर हम वहीं गिनेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, तो इसमें हम उस एक लैंड पर अगर 3 बार खेती की है तो इसको हम 3 गिनेंगे, 3, तो इसलिए वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहलाता है। डेफिनेशन आएगी, तुम लिखोगे एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। कोई कंफ्यूजन मत रखो यार इस टॉपिक से, इस वाले टॉपिक से सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि व्हाट इज फैलो लैंड, वो मैंने समझा दिया। व्हाट इज करंट फैलो, व्हाट इज कल्चरेबल वेस्ट, मैंने समझाया 1 से 5, फिर 1 से कम और 5 से ज़्यादा जो वो क्या कहलाएगा, और नेट सोन एरिया की डेफिनेशन और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की डेफिनेशन। नेट सोन एरिया की डेफिनेशन बस इतनी सी, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर इज नेट सोन एरिया, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की डेफिनेशन यही रहेगी कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। खत्म हुआ, ये जितना भी एरिया था स्वाहा हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं कि लैंड हमने देख लिया कि रिसोर्स है काफ़ी अच्छा, कैसे कैटेगरी है, फिर कैसे हम उसको यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से। अब देखेंगे कि लैंड यूज़ का पैटर्न कैसा है। अब ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सिर्फ तुम्हारा ये एक पाई चार्ट देके समझाया है कि कैसे लैंड यूज़ पैटर्न चेंज हुआ है। पहले के समय में कैसे यूज़ होता था, पहले के समय में कितना परसेंटेज फॉरेस्ट में था, अब कितना परसेंट फॉरेस्ट बचा है, पहले कितना परसेंट बैरन और अनकल्चरेबल लैंड था, अब कितना है, पहले नेट सोन एरिया यानी कि कितने में हम उगाते थे कल्टीवेशन और अब कितने में उगाते हैं। तो इन दोनों पाई चार्ट से तुम ये डिफरेंस पॉइंट कर सकते हो, बस उसमें और कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। आगे अगली पॉइंट ये है कि नेट सोन एरिया यानी कि जहाँ पर हम खेती करते हैं वो भी वैरी करता है। जैसे कि हमारे मिनरल्स वैरी करते हैं, कहीं कहीं स्टेट्स में ज़्यादा मिनरल्स पाए जा रहे हैं, कहीं पे बिल्कुल नहीं, उसी तरीके नेट सोन एरिया भी, क्योंकि यार सॉइल्स अलग अलग होती है, कहीं पे अच्छी कंडीशंस होती हैं, फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, उसी तरीके से इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जहाँ पर देखो क्या है रीज़न, 10% है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेट सोन एरिया, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, कंडीशंस अच्छी नहीं है। वहीं 80% से भी ज़्यादा है कहाँ कहाँ एरिया पे, पंजाब, हरियाणा और जितने भी नॉर्थ के रीजन्स हैं। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि फॉरेस्ट एरिया जो होना चाहिए किसी भी कंट्री का, वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में आई थी उसके चलते वो 33% होना चाहिए, बट हमारे देश में काफ़ी कम है, सिर्फ इतना। अब आओ देखते हैं कि ये जो लैंड है, इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ये कैसे डिग्रेड हो रहा है, कैसे इसको खराब किया जा रहा है। ये देखो एक पाई चार्ट इसमें समझाया गया है कि कितना बड़ा रीजन है जो वाटर इरोडेड एरिया है, वाटर की वजह से खराब हो रहा है। अगला ये इतना बड़ा रीजन फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। तो क्या क्या कॉज है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, खराब हो रहा है। पहला सबसे बड़ा रीजन है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट को काट देना। फॉरेस्ट को काटने से यार लैंड भी खराब होता है। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट में पेड़ होते हैं वो लैंड को होल्ड कर रहे होते हैं, उससे काफ़ी मिनरल्स आती है सॉइल में हमारे, उस प्लांट की वजह से ये सब तुम्हारे इकोलॉजी का पार्ट हो जाएगा। बस इतना समझो कि डिफॉरेस्टेशन से जब प्लांट्स कटता है तो सॉइल का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। पहला आइडिया इस तरह से समझ सकते हो कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी ऑफकोर्स हटेंगे, प्लांट्स हट जाएगा तो, और दूसरा प्लांट जो होता है उसकी रूट्स होल्ड करके रखता है टॉप सॉइल को। प्लांट कट जाता है तो टॉप सॉइल भी बिखर जाती है और फिर टॉप सॉइल उखड़ जाती है, और टॉप सॉइल ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सॉइल का जो लैंड हमारा उसका टॉप सॉइल जो है वही सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच और सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, वही उखड़ गया तो लैंड वेस्ट हो गया। दूसरा माइनिंग साइट्स, जो माइनिंग साइट्स होती है यानी कि यहाँ पे माइनिंग होती है, माइनिंग यानी कि मिनरल्स को निकालना, वो जो प्रोसेस होता है, मान लो काम हो रहा है, मशीन्स चल रही हैं, माइनिंग हो रही है, माइनिंग होने के बाद पूरे तरीके से उस लैंड को हमें वापस से रिकवर करना चाहिए, बट नहीं, एक बार माइनिंग हो गई तो हम उस लैंड को अबैंडन कर देते हैं, यानी कि वो लैंड ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको वापस से रिकवर नहीं करते हैं जो करना चाहिए, यानी कि किसी का यूज़ कर लिया फिर उसको वापस हेल्प नहीं की, सो बैड। तो अगला रीजन क्या हो गया, माइनिंग साइट्स बीइंग अबैंडन्ड। पहला रीजन क्या लिखोगे, डिफॉरेस्टेशन, दूसरा माइनिंग साइट्स बीइंग अबैंडन्ड, तीसरा रीजन है ओवर ग्रेजिंग। है गाय भैंस, कैसे, जितने भी कैटल्स हैं ये घास तो खाते ही हैं, जाके पेड़ भी खाते हैं, तो जब ये घास खा रहे होते हैं कैसे खाते हैं, तुम इन्हें काट के तो सब लोग ला कर देते नहीं हो प्लेट में मेयोनीज के साथ, खुद से जाते हैं दांत से पकड़ते हैं और खींच देते हैं। अभी मैंने डिफॉरेस्टेशन वाले एग्जांपल बताया था, उसी तरीके जो घास होती है वो भी टॉप सॉइल को होल्ड की रहती है उसकी रूट्स, एक बार जब ये उखाड़ते हैं तो ये टॉप सॉइल भी डिस्टर्ब कर देते हैं, और टॉप सॉइल डिस्टर्ब यानी कि सॉइल डिस्टर्ब,
तो जो टॉप सॉइल होती है वही सबसे ज़रूरी होती है। एक बार वो डिस्टर्ब तो फिर सॉइल का ज़्यादा यूज़ नहीं है। अगला पॉइंट, ओवर इरीगेशन। ओवर इरीगेशन कैसे? खेती करते वक्त ज़्यादा पानी डाल देना, यानी कि सॉइल्स में। देखो हम सबको हमारी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर्स क्या कहते हैं कि पेड़ में पानी डालना, बट ज़्यादा पानी मत डाल देना, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से जब वाटर ज़्यादा हो जाता है सॉइल में तो उसमें ज़्यादा अच्छे से एयरेशन नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो इसलिए ओवर इरीगेशन की वजह से कई कई जगह पर, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पर ओवर इरीगेशन मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का। और ओवर ग्रेजिंग कहाँ पे मेन रीज़न है? ओवर ग्रेजिंग है मेन रीज़न पंजाब में, हरियाणा में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला रीज़न है मिनरल प्रोसेसिंग। मिनरल प्रोसेसिंग क्या है? वही जब हम मिनरल्स को निकाल रहे होते हैं तो मिनरल प्रोसेसिंग वक्त जब मशीन चल रही होती है, मशीन को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं मिनरल्स मान लो कुछ काटने में, जैसे कि लाइमस्टोन है, सीमेंट इंडस्ट्री में हमें चाहिए पत्थर, तो उस पत्थर को जब हम काट रहे हैं तो जो डस्ट निकल रहा है ना उसको काटने में, वो डस्ट जाकर जमा हो जाता है कहाँ पे? सॉइल पे। तो सॉइल के पोर्स ढक जाते हैं, जिसके वजह से ठीक से पानी नहीं जा पाता, उसमें फिल्ट्रेशन खराब हो जाती है। तो ये सब भी रीज़न है लैंड को खराब कर देने का, सॉइल को खराब कर देने का। तो कौन कौन से रीज़न थे? 5। सिर्फ यही ऊपर से क्वेश्चन आएगा, इतनी डिटेल में नहीं, ऊपर से एक क्वेश्चन आएगा कि राइट द रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो पहला तुम्हारा डिफॉरेस्टेशन, दूसरा माइनिंग साइट्स, तीसरा तुम्हारा ओवर इरीगेशन, चौथा ओवर ग्रेजिंग, पांचवा मिनरल प्रोसेसिंग। तो ये सारे रीजंस थे लैंड खराब करने का। अब कुछ खराब हो रहा है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। अब कैसे लैंड को ठीक करना है, यानी कि सॉइल कंजर्वेशन या लैंड कंजर्वेशन करना है, तो उसके लिए है ये सारे मेथड्स। पहला मेथड है तुम्हारा एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, डी मतलब होता है कम होना, तो फॉरेस्ट का कम होना, पेड़ उखाड़ जाना होता है डिफॉरेस्टेशन। तो उसका उल्टा एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना। फॉरेस्टेशन है फॉरेस्ट को वापस जनरेट करना। तो फॉरेस्ट वापस आएंगे तो सॉइल होल्ड अच्छी होगी, टॉप सॉइल आएगी, न्यूट्रिएंट्स आएगा, वापस सब कुछ होगा। अगला पॉइंट मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। जो ग्रेस कर रहे हैं एनिमल्स उनको मैनेज करना, देखना कि कहीं वो ज़्यादा तो नहीं, छोटी छोटी घास भी खा के ज़्यादा टॉप सॉइल तो नहीं खराब कर रहे हैं। अगला शेल्टर बेल्ट्स में प्लांट को लगाना। शेल्टर बेल्ट्स का मतलब क्या होता है अभी हम आगे भी देखेंगे, बट यहाँ पर भी देख लो, प्लांट्स को ऐसे रोज में लगाना। इस रोज में लगाने से काफ़ी हद तक हम प्लांट को बचा सकते हैं। किससे? लैंड डिग्रेडेशन से। कैसे? अभी इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। अगला स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बसेस। थॉर्नी बसेस का मतलब क्या होता है? जो सैंड ड्यून्स का मतलब पहले समझो। सैंड ड्यून्स यानी कि रेत के टीले, रेत के पहाड़, यानी कि बालू के छोटे छोटे पहाड़। छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी। रेगिस्तान में जाओगे तो काफ़ी बड़े पहाड़ होते हैं बालू के। तो उस बालू को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं? थॉर्नी बसेस लगा के। जो वहाँ पर थॉर्नी प्लांट्स लगते हैं उन प्लांट्स को लगा दोगे तो काफ़ी हद तक वो सैंड ड्यून्स नहीं बनते हैं। अगला प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड वेस्ट। अब जो इंडस्ट्री का, माइनिंग का, ये सब काम जो काम करते हैं ना, फिर जो हम ज़मीन ऐसे ही छोड़ देते हैं वो ना छोड़ें, उसका हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें और उसका यूज़ करने के बाद ट्रीटमेंट करें, आफ्टर ट्रीटमेंट। जैसे कि अगर हम फैक्ट्री से वाटर रिलीज़ कर रहे हैं कहीं पर तो उसका आफ्टर ट्रीटमेंट करें, प्रॉपर सीवेज प्लांट में भेजें। ये सारे रीजंस तुम लिख सकते हो, बट इसमें से अभी कुछ भी तुमसे नहीं पूछा जाएगा। आगे क्वेश्चन आएगा, इसमें से अभी तो बस एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो मैंने 5 बताया था। अब सॉइल को कंजर्व करने के जो आगे पॉइंट्स रहेंगे वो आगे रहेंगे अगले वाले टॉपिक में। इसके पहले देखते हैं सॉइल। पूरा टॉपिक का ही नाम सॉइल, और ये आखिरी टॉपिक है। काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि हम एनिमेशंस के साथ और कुछ मिमोनिक्स के साथ काफ़ी अच्छे से याद करेंगे पूरा का पूरा चीज़। उसके पहले यार खोलो प्रोफाइल, इंस्टा प्रोफाइल नहीं, फॉलो कर देना मुझे। बट सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल का मतलब है कि कैसे डिवीजन होता है सॉइल का। देखो सबसे नीचे होता है अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक। वेदर्ड का मतलब होता है टूट टूट के टुकड़े में पड़े होना। तो ये जो नीचे वाला होता है ये अनवेदर्ड रहता है। पेरेंट बेडरॉक पथरीला होता है बिल्कुल रीजन। उसके ऊपर होता है सबस्ट्रेटम, वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। वेदर्ड का मतलब बताया अभी टूटा हुआ, जो टूट चुका हो। तो ऐसा जो मटेरियल होता है वो रॉक्स होते हैं, पथरीले होते हैं बट टूटे हुए रहते हैं। उसके ऊपर आता है सब सॉइल, यानी कि वेदर्ड रॉक सैंड एंड सिल्ट क्ले, यानी कि इसमें सिल्ट होता है, क्ले होता है, सैंड होता है, सब कुछ का एक मिक्सचर होता है। और जो सबसे टॉप सॉइल होता है वो होता है सबसे फर्टाइल लेयर, जो सबसे अपर वाली लेयर है। तो ये सारी लेयर्स थी सॉइल प्रोफाइल, यानी कि कैसे सॉइल होती है पूरे अर्थ में। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। 6 तरीके की सॉइल्स होती हैं यार। पहला तुम्हारा हो गया एलुवियल सॉइल, दूसरा ब्लैक सॉइल, तीसरा रेड एंड येलो सॉइल्स, ये एक ही सॉइल है रेड एंड येलो, चौथा लेटेराइट सॉइल और पांचवा एरिड सॉइल, और सिक्स्थ भी है एक फॉरेस्ट सॉइल्स।
अब ये 6 टाइप की सॉइल्स को समझना है, इसमें से शुरू की 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एलुवियल सॉइल, इसको समझने के लिए यहाँ पर देखो एक एनिमेशन क्या हो रहा है। नॉर्थ इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, काफ़ी पॉपुलेटेड जगह होती है और लोग 3-3 की गैंग बना के रह रहे हैं। ये था एलुवियल सॉइल को याद कराने के लिए। 5 पॉइंट्स याद करने हर सॉइल के। एलुवियल सॉइल, पहला पॉइंट कि ये काफ़ी ज़्यादा वाइडली स्प्रेड और इंपॉर्टेंट सॉइल है जो इंटायर नॉर्थर्न प्लेन में है। तो नॉर्थ के लोग, तो नॉर्थ के पूरे एरिया में क्या है, एलुवियल सॉइल। अब अगला 3-3 के ग्रुप में लोग रह रहे थे ना, तो उसी से दूसरा पॉइंट है कि ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स के डिपोजिशन से बनी होती है। कौन कौन सी रिवर्स हैं वो? हिमालयन रिवर्स हैं, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। BIG, बिग से याद कर लो, ब्रह्मपुत्र, इंदस और गंगा। अब अगला पॉइंट कि एलुवियल सॉइल किस किस चीज से मिलके बना होता है? 3 चीजों से। 3 के ग्रुप में रहते थे ना, 3 चीजों से, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, SSC। चौथा पॉइंट कि ये किसकी ग्रोथ के लिए आइडियल होता है, किस चीज के लिए होता है? यार शुगर केन, पैडी, व्हीट, जो भी चीजें नॉर्थ में उगाई जाती हैं, कौन कौन सी चीजें? गन्ना, चावल, गेहूं, ये सब चीजें हैं ना, तो याद कर लो शुगर केन, पैडी, व्हीट। पांचवा और लास्ट पॉइंट कि एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसली कल्टीवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली पॉपुलेटेड जो बताया था ना एक लाइन कि नॉर्थ इंडिया में लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी पॉपुलेटेड, तो उसी से ये लाइन है कि एलुवियल सॉइल के आसपास काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन होती है क्योंकि यहाँ पर इंटेंसली कल्टीवेटेड यानी कि इंटेंस कल्टीवेशन होता है, काफ़ी अच्छा कल्टीवेशन होता है। तो जहाँ पर ज़्यादा खेती होगी, ज़्यादा कल्टीवेशन होगा, वहाँ ऑफकोर्स पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। अब एक एक्स्ट्रा चीज कि एलुवियल सॉइल 2 टाइप्स हैं, 2 पार्ट्स बांटे गए हैं। पहला पार्ट है बंगर सॉइल्स। बंगर को भंगार समझ लो, पुराना जो चीज होता है वही भंगार होता है। तो बंगर क्या है? तुम्हारा ओल्ड एलुवियल सॉइल, तो उसको बंगार कहेंगे, और जो न्यू एलुवियल नई सॉइल है उसको खादर कहेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो बंगार सॉइल होती है उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होता है कंकड़ का, कंकड़ नोड्यूल्स ज्यादा होते हैं। वही जो तुम्हारी खादर सॉइल होती है उसमें कंकड़ नोड्यूल्स काफ़ी कम होते हैं, फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि मोटे मोटे कंकड़ नहीं, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। और वहीं पर तुम्हारी जो बंगार सॉइल है, पुरानी भंगार, पुरानी है तो ज़्यादा फर्टाइल कहाँ से होगी, वो कम फर्टाइल होती है। यही 2 टाइप था। अब एलुवियल सॉइल तुम समझ गए हो, सिर्फ 5 पॉइंट याद रखना है, पता ही दिया है मैंने। अगला है तुम्हारा ब्लैक सॉइल। इसके 5 पॉइंट याद करने के लिए चीज़ इमेजिन करो कि तुमने पानी और गुड़ रखा है एक ऐसे बॉटल में जिसका ढक्कन ब्लैक है, यानी कि एक ब्लैक ढक्कन वाले, ब्लैक कैप वाले बॉटल में पानी और गुड़ रखा है। इसी से सब कुछ याद होगा। पहला है ब्लैक इन कलर, ब्लैक सॉइल है, ऑफकोर्स ब्लैक इन कलर होगी, और इसको क्या कहते हैं? री गुड़ सॉइल। री गुड़ से याद करो, गुड़ से री गुड़, जानबूझ के री गुड़ बोल रहा हूँ कि तुम्हें याद रहे। दूसरा पॉइंट कि ब्लैक सॉइल आइडियल होती है कॉटन उगाने के लिए। अब कॉटन सॉइल इसका नाम भी होता है, ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट है कि दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकली फाउंड वेयर? डेक्कन ट्रैप। ढक्कन से याद करो, डेक्कन, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप क्या होता है? ये बेसाल्ट रीजन, ये साइड का रीजन, पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन। और ये ब्लैक सॉइल पता है ब्लैक क्यों होती है? क्योंकि ये लावा फ्लोस से बनी होती है। अगला पॉइंट ये रहेगा कि ब्लैक सॉइल्स यार एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल की बनी होती है। क्लेई यानी कि क्ले की बनी होती है, जो क्ले की है, तो इसलिए इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, मॉइस्चर काफ़ी अच्छी होता है, मॉइस्चर कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। पॉइंट क्या है कि दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। कैसे याद रखोगे? बताया था ना, ब्लैक कलर के ढक्कन में, ढक्कन वहाँ से हो गया, उसके अंदर रीगुड़, गुड़ है और इसलिए रीगुड़ सॉइल, और है क्या? पानी, तो मॉइस्चर काफ़ी अच्छा होल्ड कर रही है। अगला पॉइंट तुम्हारा है कि दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। तो कोई चीज़ जब पानी अच्छा होल्ड कर रही है तो गर्मी में प्रॉब्लम होगी, तो क्या होता है? ड्यूरिंग हॉट वेदर उसमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये हो गए तुम्हारे 5 पॉइंट्स ब्लैक सॉइल के। 5 पॉइंट से तुम्हें याद रखने, ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है सॉइल से, इतना भी ज़्यादा डिटेल में कि तुम्हें एक एक पॉइंट याद करना पड़े। अगला है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो एक ही सॉइल है, कोई अलग अलग नहीं है। तो रेड एंड येलो सॉइल नाम यहाँ पे क्यों है? याद करने के लिए इमेजिन करो कि चट्टान पे बैठा है हमारा राजू, और वो उसने ले रखी है लोहा, येलो कलर का लोहा। येलो कलर के लोहे को जब वो जलाता है, गर्म करता है, तो वो हो जाता है लाल। बट उसी लोहे पे जब वो पानी डाल देता है तो वो वापस आ जाता है अपने येलो कलर में। चलो आओ देखते हैं कैसे। अब ये सिनेरियो क्यों इमेजिन करवाया, इससे याद रखना है कि रेड सॉइल रेड क्यों होती है। चट्टान बोला मैंने, क्यों? क्योंकि रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, पत्थरों पे पाई जाती है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे। पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट कि ये कहाँ पे होती है? लो रेनफॉल वाले एरिया में, लो रेनफॉल वाले एरिया में होती है, इसीलिए ये रेड सॉइल है। क्यों? ऐसा क्यों? तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी ये हाइड्रेटेड फॉर्म में पाई जाती है तो ये येलो दिखती है, इसीलिए सॉइल का नाम ना ही रेड है ना येलो, बल्कि रेड एंड येलो सॉइल इसका नाम है।
तो तीसरा पॉइंट यही है कि जब भी ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगी तो ये येलो रहेगी। याद करने के लिए क्या बताया था कि जब भी लोहा गर्म रहता है तब तो वो लाल रहता है, बट जब हमारा राजू उसमें पानी डाल दे रहा है तो वो येलो हो जा रहा है, कि जब वो हाइड्रेट फॉर्म में आ रहा है तो वो येलो है। फोर्थ कि कहाँ पर पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाने के लिए याद कर लो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, OC उड़ीसा छत्तीसगढ़। और लास्ट पॉइंट कि ये जो सॉइल्स होती हैं यार, इसमें रेडिश कलर आता है, क्यों? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। अब ये आयरन लोहे वाला आयरन नहीं, मिनरल वाला आयरन है, Fe आयरन, केमिस्ट्री वाला। यहां तक हमने 3 सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल समझ ली है। अब बची हुई 3 सॉइल है लैटेराइट, एरिड और फॉरेस्ट सॉइल। आओ उठाते हैं लैटेराइट सॉइल्स को। उठाने से पहले ही पहला लेटर उठा लो, L से इसको याद रखना है, काफी कुछ है। लैटेराइट सॉइल का L का मतलब याद रखो, L से लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है? लीचिंग एक प्रोसेस है जब ज्यादा बारिश की वजह से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ही खराब हो जाएं। तो ये लैटेराइट सॉइल उसी तरीके से बनती है कि जब कहीं पर ज्यादा बारिश हो और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हो जाएं तो जो कुछ बचा रह जाएगा उसको हम बोल देते हैं लैटेराइट सॉइल। और लैटेराइट सॉइल के L से तुम नहीं समझा, L से एक और चीज होता है लेटर, यही लेटर LATER, इसका मतलब होता है ब्रिक। तो ये यहाँ पे लिख देना कि लैटेराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। पहला पॉइंट काफी सिंपल, कुछ भी नहीं याद करने वाला। दूसरा पॉइंट कि दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। अभी मैंने समझाया कि लीचिंग होती है, यानी कि ज्यादा बारिश होती है जिससे न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं, तो जो बच जाता है वो मट्टी क्या कहलाती है? लैटेराइट सॉइल। अगला पॉइंट देखो यार, अगला पॉइंट बिल्कुल रिलेटेड है। जहां पर न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो वहां पर कुछ खराबी होगी। क्या खराबी है? कि ये सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, जिसका pH 6 से भी नीचे होता है। 7 से नीचे वाला सब कुछ एसिड में आता है, तो ये 6 से भी नीचे, तो यानी कि काफी ज्यादा एसिडिक होती है। अगला पॉइंट है कि ये सॉइल इज प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू दियर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। अब जब ये सॉइल ऐसी हो ही चुकी है, जब इसमें न्यूट्रिएंट है ही नहीं है, तो ये ऐसी जगह पर भी पाई जाती है जहां पर काफी ज्यादा खतरा होता है। किस चीज का? इरोजन का, सॉइल इरोजन का। सॉइल इरोजन क्या चीज़ है अभी हम आगे देखेंगे डिटेल में, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन का खतरा होता है और डिग्रेडेशन का खतरा होता है। लास्ट पॉइंट कि यार इसका यूज़ क्या है, तब इसको हम लोग वेस्टलैंड में क्यों नहीं ले रहे थे? अभी हमने पढ़ा था कि वेस्टलैंड क्या होता है, तो इस पर कल्टिवेशन हो रहा होगा, तभी तो हमने एक टाइप बनाया है कि लैटेराइट सॉइल। तो इस पर कल्टिवेशन होता है कॉफ़ी का, टी का और कैश्यू यानी कि काजू का। कहाँ कहाँ पे होता है? साउथ के रीजन में। एरिया रख लो, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। खत्म हो गया लैटेराइट सॉइल, 5 पॉइंट्स कंप्लीटेड। अगला 5 पॉइंट्स किसका है? एरिड सॉइल का। एरिड सॉइल यार समझने के लिए इमेजिन करो ये लैंडस्केप क्या है, पूरा का पूरा सन्नाटा, काफी ज्यादा टेम्परेचर और बिल्कुल बिखरी बिखरी सी बालू जैसी तुम्हारी सॉइल यहाँ पर पड़ी हुई है, बिल्कुल सन्नाटा। तो ये है एरिड सॉइल। इसका कलर कैसा है देखो, रेड है, कहीं कहीं पे ब्राउन है। तो पहला पॉइंट, एरिड सॉइल का कलर रेड से ब्राउन के बीच होता है। उसका टेक्सचर क्या होता है? सैंडी होता है, सैंडी यानी कि रेत जैसा होता है। और जहाँ पे रेत होती है वो कैसा होता है? नमकीन होता है, सैलाइन इन नेचर। और तीसरा, अगला पॉइंट है तीसरा, कि ये जो सॉइल है ना, जब ये सैलाइन है यानी कि सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, तो अगर हम इसको इवापोरेट करेंगे तो इससे हम सॉल्ट निकाल सकते हैं। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली जगह पाया जाता है। और यहाँ के जो लोअर हॉरिजोन्स हैं, यानी कि इस सॉइल का जो लोअर वाला एरिया है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंकड़ होता है। कंकड़, अभी मैंने बताया था कंकड़ सॉइल वाले एरिया में कि कंकड़ होता है, जिसके वजह से कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है नीचे के लेयर में, इसलिए उसका नाम होता है कंकर लेयर। लास्ट पॉइंट कि अगर यहाँ पर तुम्हें खेती करनी है तो प्रॉपर इरिगेशन के बाद ही कर सकते हो। और कहाँ पे पाई जाती है? खुद इमेजिन करो कहाँ होगी ऐसी जगह। अपना राजस्थान, भूल कैसे गए? राजस्थान। तो ये हमने डिस्कस की सॉइल्स। अगला और लास्ट सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल का यार क्या मतलब? जहाँ पे फॉरेस्ट होगा वहीं होगी फॉरेस्ट सॉइल। और फॉरेस्ट के बारे में तुम जो जो जानते हो वो सब इस फॉरेस्ट सॉइल में आ जाएगी। जैसे कि पहला पॉइंट, ये कहाँ पाए जाते हैं? रेन फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट सॉइल है तो कहाँ पाई जाएगी? रेन फॉरेस्ट में। दूसरा पॉइंट कि इसका टेक्सचर जो रहेगा वो डिपेंड करेगा कि किस एरिया पे है। अगर वो माउंटेन वाले फॉरेस्ट है तो वैसा वहाँ का टेक्सचर रहेगा, अगर कोई प्लेन वाला फॉरेस्ट है तो वैसा टेक्सचर रहेगा। फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करेगा। और अगला पॉइंट ये है कि जो अपर स्लोप्स होते हैं, यानी कि जो ऊपर पहाड़ के जो ऊपर वाले इलाके होते हैं, वहाँ पर ये सॉइल कैसी होती है? कोर्स ग्रेन की, मोटे मोटी होती है। और इतनी डिटेल नहीं याद करनी है यार, बस तुम सुन लो, अभी सुन लो। रिवीजन टाइम पे इतना डिटेल नहीं आएगा एग्जाम में, अभी मैं सब बताने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। अगला पॉइंट इस सॉइल का ये है कि दी सॉइल्स एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। मतलब पॉइंट क्या है कि एसिडिक है और लो ह्यूमस कंटेंट है।
डेन्यूडेशन का मतलब अभी हम आगे समझेंगे। अगला लास्ट पॉइंट क्या है कि ये सॉइल्स जब रिवर के पास पाई जाती हैं तो वो वहाँ पर फर्टाइल होती हैं। तो ये सारे 5 पॉइंट्स थे फॉरेस्ट सॉइल के। फॉरेस्ट सॉइल का इतना डिटेल नहीं आता है, सिर्फ इतना सा कि फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है तो एक लाइन में लिख देना है कि जहाँ पर रेन फॉरेस्ट अवेलेबल हो वहीं पर फॉरेस्ट सॉइल पाई जाएगी। तो खत्म हो गए सारे सॉइल्स के क्लासिफिकेशन, सारे टाइप्स। अब आओ चलो चलते हैं लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सबको पता है सॉइल इरोजन का मतलब कि सॉइल की जो टॉप लेयर है उसका उखड़ जाना, खराब हो जाना। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ओवर ग्रेजिंग या फिर रिवर या फिर वाटर, कोई भी रीजन हो सकता है। इसकी डेफिनेशन में आ जाता है सारे रीजन। द डेन्यूडेशन ऑफ दिस सॉइल कवर यानी कि सॉइल का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, एंड सबसीक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। कि जो सॉइल कवर है, जो टॉप वाला रीजन है, उसका डेन्यूडेशन, उसका खराब हो जाना किसी भी रीजन से, जब वो खराब हो जाएगा तो सब सीक्वेंट वॉशिंग डाउन हो जाएगी। कि जो नीचे की लेयर्स है उसकी भी वॉश डाउन हो जाना, सब सीक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। ये डेफिनेशन याद करो, अभी हम आगे देखते हैं सब कुछ। सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी कि साथ साथ होते हैं और बैलेंस में होते हैं। कैसे? सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है? जब भी कोई पत्थर होता है उसकी वेदरिंग होती है, यानी कि वो टूटता है, चूरे चूरे में बनता है, छोटा छोटा सा हो जाता है, फिर वो सॉइल बन जाता है, तो होता है सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल इरोजन कैसे होता है कि जो सॉइल होती है वो उखड़ जाए। ये दोनों बैलेंस में चल रहे होते हैं नेचर में, क्योंकि दोनों प्रोसेस हो रही होती हैं। अब जब दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है, जो ये बनने वाला प्रोसेस है ये कम हो जाए, ये उखड़ने वाला ज़्यादा, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। और ये इम्बैलेंस कैसे हो रहा है? हम ह्यूमंस की वजह से बेसिकली क्या क्या कर रहे हैं? ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, जो रीजन हमने अभी देखे थे, कैसे उनसे बचना था वो भी देखा था। बट यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे कि सिर्फ सॉइल की जो लेयर है उसको कैसे बचाना है। उसके पहले देखते हैं कि सॉइल उखड़ रही है दो टाइप में। पहला तरीका है गलीज बन जाना। जब रनिंग वाटर आता है, यानी कि देखो कहीं से पानी छोड़ा हमने, खूब तेज़ी से पानी आ रहा है, तो वो जब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पानी चल रहा होता है तो इतनी तेज़ पानी होती है कि टॉप सॉइल में गलीज बन जाती है। गली ऐसे इस टाइप के गड्ढे बन जाते हैं, इसको बोलते हैं गली इरोजन। और अगला होता है हमारा शीट इरोजन। जब पानी किसी ऊपर एरिया से आए नीचे, ऐसे स्लैंट पे ऐसे फ्लो करेगा तो पूरी लेयर ही निकाल के ले जाएगा, एक पेज जैसे फाड़ दिया कॉपी का, सेम वैसे ही वो हो जाएगा हमारा शीट इरोजन। अब कैसे सॉइल इरोजन से बचना है, इसके 4 पॉइंट्स। पहला है प्लफिंग, काउंटर प्लफिंग। प्लफिंग का मतलब पहले समझो। प्लफिंग मतलब होता है हल चलाना, यानी कि उस पर जमीन पे हल चलाना। अब प्लफिंग का मतलब तो हल चलाना है। ये काउंटर प्लफिंग क्या है? काउंटर प्लफिंग होती है लाइंस होती है, इस तरह की लाइन से हल चलाओ, यानी कैसे लाइंस पे हल चलाकर वहां पर खेती करो कि एक लाइन डिवाइड हो। अब इस लाइन से क्या होगा कि जब पानी गिरेगा तो उसकी स्पीड ये लाइंस जो दूंगी वो कम कर देंगी, तो उससे टॉप सॉइल कम खराब होगी। अगला है टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, मतलब ये इरोजन कैसे रोकेगा? टेरेस कल्टीवेशन होता है इस तरीके से कि एक टेरेस बन जाए, जैसे कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक सीढ़ी टाइप में बन जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी जब विंड इरोजन होगा या पानी से आएगा पानी, तो पानी ऐसा गिर गिर के आएगा कि उसकी स्पीड काफ़ी कम रहेगी, जिससे शीट इरोजन जो हो रहा था, ऐसे लैंड ऊपर से जब पानी गिर रहा था, वो रुक जाएगा। अगला पॉइंट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप का मतलब सब जानते हैं लाइन। तो अगर एक लाइन में हम ऐसे इस तरीके से लाइंस में हम ट्रीज या फिर प्लांट्स को लगाएंगे तो क्या होगा कि अगर हवा भी तेज चलेगी तो वो हवा में ये फ्रिक्शन का काम करेगा, जिससे काफ़ी कुछ बच सकता है। लास्ट पॉइंट शेल्टर बेल्ट, यानी कि जब ट्रीज का हम लगा देते हैं इस तरह की लाइन तो वो कहलाता है शेल्टर बेल्ट। इससे भी सैंड ड्यून से बच सकते हैं, यानी कि रेत की जो वो बन जाती है, रेत के टीले, उससे बच सकते हैं, क्योंकि पेड़ से टकरा जाएगी रेत की जो हवा चलेगी। तो ये सब हम जो कर रहे हैं, चाहे वो तुम्हारा काउंटर प्लफिंग हो, टेरेस कल्टीवेशन हो, स्ट्रिप क्रॉपिंग या फिर शेल्टर बेल्ट्स, ये सब का प्रोसेस एक ही है, लॉजिक एक ही है कि जो पानी आए या फिर विंड आए, तेजी से आए तो उसकी स्पीड कम करना, फ्रिक्शन के तरीके काम करना। तो ये हो गए थे तुम्हारे 4 पॉइंट सॉइल कंजर्वेशन में। सॉइल कंजर्वेशन आएगा तो ये 4 पॉइंट लिखोगे, और 5 पॉइंट का अगर आंसर लिखना है तो 5वां पॉइंट डाल दोगे एफॉरेस्टेशन। तो यानी कि प्लेन्स पर भी फॉरेस्ट लगाना, जिससे सॉइल बच सकती है। तो 5 पॉइंट्स हो जाएंगे तुम्हारे सॉइल कंजर्वेशन के। ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है, ये बस लास्ट पॉइंट देख लो, क्योंकि इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। ये जो बॉक्स है इससे एक जा सकती है कि कौन से विलेजेस हैं जहां पर लोगों ने लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स कर दिया है। तो 2 है, एक है सूखो माजरी और एक है झबुआ। तो ये 2 चीज़ याद रखना, बिल्कुल कम चांस है कि इससे क्वेश्चन आए भी। आओ चलो डिस्कस कर लेते हैं। अब तक हमने जो सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ा, इस पर आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला, डिस्टिंग्विश बिटवीन खादर एंड बांगर। खादर और बांगर सॉइल में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? देखो, पहला जो खादर होता है
वो क्या होता है, न्यू एलुवियल सॉइल। बंगर मैंने भंगार के साथ दिखाया था कि ओल्ड एलुवियल सॉइल, ये ज़्यादा फर्टाइल होता है, नया वाला पुराना वाला कम फर्टाइल होता है। ये कहाँ पे होता है, रिवर्स की बैंक्स पे पाया जाता है, ये नया वाला खादर सॉइल। और बंगार सॉइल ये रिवर से काफ़ी दूर पाया जाता है। खादर में फाइन पार्टिकल और बंगार में कंकड़ नोड्यूल्स पाए जाते हैं। ये 4 पॉइंट का डिफरेंशिएशन होगा, जिसमें से कोई 3 लिख देना है। फिर कि कैसे हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, तो उसके 3 पॉइंट IPM वो लिख देना था। फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो वो 4 मेथड जो मैंने बताया था, काउंटर प्लॉफिंग, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट्स। 5वां भी लिख सकते हैं एफॉरेस्टेशन, नहीं तो 4 पॉइंट्स ही काफ़ी है। देन अगला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किसी भी एक सॉइल के 3 पॉइंट्स लिखने हो 3 मार्क्स में, या 5 पॉइंट्स 5 मार्क्स में। तो सब कुछ मैंने याद करवाया यार, सारी सॉइल्स का अलग अलग तरीके से, हर एक सिनेरियो इमेजिन करवा के। फिर अगला क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है मैप बेस्ड। मैप पर क्या करना होगा कि ब्लैक सॉइल कहाँ पे वो मार्क करो, रेड सॉइल या येलो सॉइल कहाँ पे वो मार्क करो, फिर एलुवियल सॉइल कहाँ पे, फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे। तो ये सब कुछ ये वाले मैप पे तुम्हें मार्क्ड दिख रहा है। अब बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट MCQs, PYQs, केस बेस्ड सब कुछ दिए गए PDF में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसको देखो। ये वीडियो सब में शेयर कर यार, सब में शेयर कर, सब में फैला दे। नोटिफिकेशन छेड़ दे, नोटिफिकेशन वाली घंटी, कि अब तुझसे कुछ भी मिस ना हो आने वाला। और जाना जा पढ़ ले।